हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अवप्रेरणा। ठीक है, आइए दोस्त हम लोग मोटिवेशन को पढ़ते हैं। संजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं, चलिए सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अवप्रेरणा से प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो अवप्रेरणा का शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। यह उत्तेजना आंतरिक या बाह्य भी हो सकती है ना। प्रेरणा प्रेरणा को हम सभी अवप्रेरणा बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मोटिवेशन बोलते हैं, है ना। हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को करने का बोध, है ना। तो उसमें हमको क्या दिखता है? प्रेरणा दिखता है। जैसे इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रक्रिया, कोई किसी प्रकार का क्रियाकलाप संभव नहीं है। जो भी हमारा व्यवहार, हम प्रतिक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण क्या होता है? उत्तेजना अवश्य होती है। और यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। ठीक है, अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव और मोशन। मोशन का मतलब गति। ठीक है ना, अंग्रेजी के किससे हुआ है? मोटिवेशन से हुआ है। तो मोटिवेशन शब्द की लैटिन भाषा के किस धातु से? मोटम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन। ठीक है ना, मूव, मोटर और मोशन। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। जब हम इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ पढ़ते हैं, इसका प्रेरणा का जब मनोवैज्ञानिक अर्थ हम लोग जानते हैं, तो इसका अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। तो हमारा व्यवहार किस पर आधारित होता है? आंतरिक उत्तेजनाओं पर आधारित होता है। ठीक है ना, इस अर्थ में वह उत्तेजनाओं का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। किसका? प्रेरणा का। आगे देखिएगा, क्रच एवं क्रचफील्ड ने कहा है क्या कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम प्रेम क्यों करते हैं, हम धन क्यों चाहते हैं, हम काम क्यों करते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का संबंध किससे होता है? प्रेरणा से होता है। सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है। हम खाना क्यों खाते हैं, तो इस पर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं। प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी मनुष्य प्राणी हैं, हमारे अंदर वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ही है ना। एक दूसरे से लगाव हमारा होता है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, सबका लगाव होता है। धन चाहते हैं, सभी धन चाहते हैं, काम करते हैं, है ना। इन सभी प्रश्नों का, जितने प्रकार के प्रश्न होंगे, सब में क्या छिपा है? प्रेरणा छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो किसने कहा? क्रच एवं क्रच फील्ड ने कहा। अब प्रेरणा की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। गुड के अनुसार, गुड ने कहा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, है ना, और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा है। ठीक है ना, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है, वह क्या है? प्रेरणा है। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने कहा कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं, या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। ठीक है, तो
थॉमसन ने कहा कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं, या इस रुचि का उसे आभास नहीं है। किसको? छात्र को। तो कह रहा है प्रेरणा अगर विद्यार्थी में, अगर विद्यार्थी मोटिवेट हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, तो उसमें एक रचनात्मक, है ना, ऐसी एक्टिविटी दिखती है कि उस हर कार्य को करने के लिए वो रुचि लेने लगता है, उसको आनंद के साथ करता है। या कुछ बच्चों में ऐसा होता है, कहते हैं नहीं नहीं, है ना, कि हम इस काम में होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, उन सबका संबंध इसी से होता है। तो थॉमसन ने अच्छी परिभाषा बताई कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। जैसे हम किसी कार्य को करने चलते हैं, या हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी पढ़ने की गति और बढ़ जाएगी। कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई खाना बनाया, आप कह रहे हैं आप बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसका मतलब उस कार्य को करने की उसकी क्षमता, जो रुचि है, और बढ़ जाएगी, तो कार्य को और अच्छे करेगा। और कुछ होते हैं, करना तो चाहते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। उनको अपने रुचि का, अपनी प्रेरणा का आभास ही नहीं हो रहा है कि हमसे होगा, ऐसा उनको लगता है। तो कहने का मतलब ऐसी रुचि या तो छात्र में है ही नहीं, या उस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। प्रेरणा के प्रकार: आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होता है और बाह्य प्रेरणा क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा: इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से सुख व संतोष प्राप्त होता है, इसलिए इसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। कहने का मतलब जिस क्रियाकलाप को करने से हमको सुख मिलता है ना, सुख प्राप्त होता है, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। और जिस क्रियाकलाप को करने से हमारा मन दुखी हो जाता है, कष्ट मिलता है, उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं, जो जो इस सेंस में है। ठीक है ना? तो आंतरिक प्रेरणा समझ पाए? हम्म। आगे देखिएगा, बाह्य अवप्रेरणा। एक प्रश्न आता है यहाँ से, ठीक है ना? एक प्रश्न का आता है, तो उस प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए, बाह्य अवप्रेरणा क्या होता है? इस देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, अभिप्रेरणा। इस अवप्रेरणा में क्या होता है? तो इस अवप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करके, मतलब किसी अपनी स्वयं की इच्छा से, है ना, ना करके, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, किसी दूसरे की इच्छा के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे वांछनीय, है ना, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है ना, उसे हम बाह्य अवप्रेरणा कहते हैं। जैसे शिक्षक का प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। कहने का मतलब अगर बालक को किसी कार्य को करने के लिए उसकी आंतरिक इच्छा नहीं है, फिर भी उसको क्या किया जा रहा है? मोटिवेट किया जा रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, या उसकी प्रशंसा की जा रही है, या उसकी निंदा की जा रही है, या पुरस्कार देने पर उस कार्य को कर रहा है। तो पुरस्कार भी, निंदा भी, प्रशंसा भी, ये सब क्या है? वाह्य अवप्रेरणा में है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। आंतरिक अवप्रेरणा मतलब जिस कार्य को करने से हमारी स्वयं की इच्छा है, जैसे किसी पुस्तक को पढ़ने से हमें सुख मिलता है, हमको पढ़ना अच्छा लगता है, स्वयं की रुचि है, तो आंतरिक। अगर हमारी स्वयं की इच्छा नहीं है, किसी दूसरे के दबाव में जबरदस्ती किसी के कहने से पढ़ रहे हैं, तो वह अवप्रेरणा है। ठीक है, आगे देखिएगा, मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा और पांचवा। ठीक है ना। तो 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात किया है किसने, मैस्लो ने। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता। ठीक है ना, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या चीज हम देखते हैं, जिसमें हमारी मूलभूत जरूरतें, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब आता है। तो शारीरिक आवश्यकता हो गई। जब शारीरिक आवश्यकता हमारी पूरी होती है, थोड़ा सा और बढ़ता है, तो थोड़ा सा जो ऊपर लेवल जाएंगे दूसरे स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा, सुरक्षा। सुरक्षा की आवश्यकता है ना। तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है ना। तो सुरक्षा की आवश्यकता जब हमारी पूरी होने लगेगी, हमको सुरक्षा मिलने लगेगा, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा तो उसमें आ जाएगा क्या, प्रेम की, है ना, आ जाएगा क्या, प्रेम। या कह सकते हैं क्या, हम्म, स्नेह, लगाव, है ना। प्रेम कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं, की आवश्यकता। सभी चाहते हैं कि हमको लोग स्नेह करें, है ना, लोग हमसे प्यार से बात करें, सभी चाहते हैं। तो प्रेम स्नेह की आवश्यकता होगी। ये भी आवश्यकता पूरी होती है तो थोड़ा एक स्टेप और आगे व्यक्ति बढ़ता है। तब उसको चाहिए, जब प्रेम मिले तो उसको सम्मान भी चाहिए, है ना। सम्मान की आवश्यकता, वो भी चाहता है कि व्यक्ति को क्या मिले, सम्मान मिले। और सम्मान मिलने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ता है, तो ये स्टेप क्या हो जाता है, आत्म सिद्धि। ठीक है ना। आत्म सिद्धि या स्व यथार्थीकरण भी इसको कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक हो गया, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, है ना, प्रेम स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की, ये स्टेप आप याद कर लेंगे। ठीक है ना। बीएड के भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, बीएड डीएलएड, जो भी प्रशिक्षु मेरे बीएड के डीएलएड के देख रहे होंगे, सब लोग इसको याद कर लेंगे। अवप्रेरणा चक्र, इसके बाद आता है क्या, अवप्रेरणा चक्र। सबसे पहले आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर उद्देलन, फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, फिर उपलब्धि, उद्देलन की कमी। मतलब किसी चीज को पहले हमको क्या होगा, जरूरत होगा। जैसे हमको भूख लगी है, तो आवश्यकता किसकी है, भोजन की। तो भोजन के, जब भोजन हमको चाहिए तो भोजन अंदर हमारे क्या उत्पन्न करेगा, तनाव उत्पन्न करेगा। तो अंतर्नोद या तनाव कह सकते हैं, तनाव उत्पन्न करेगा। तनाव जब उत्पन्न होगा तो हलचल मचेगी, उद्वेलन होगा, तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे, इधर जाएंगे जिधर मेरा भोजन होगा, तो उधर हम जाएंगे। तो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे। और जब हमको भोजन मिल जाएगा, उपलब्धि अचीवमेंट मिला, तो इस उत्तेजना में जो हमको जरूरत था, इसमें कमी आएगा। ठीक है ना। इसमें कमी आएगा, ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाएगी, तुरंत अगली आवश्यकता प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।